हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो चलिए साथियों, श्रृंखला बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का, जो एमए प्राइवेट कर रहे हैं आप, एमए प्राइवेट का आज हम पेपर कोड 470 कराने वाले हैं, जिसका बुक का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आपको कराने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम एमए पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण मॉडल पेपर आपको कराकर इसी तरीके से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें। और साथियों, अब मैं न्यू मॉडल पेपर से करा रहा हूँ। हालांकि न्यू और ओल्ड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-5 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। हर यूनिट में 5, 7, 10, 12 लास्ट 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखे हैं, और कुछ यूनिट में तो सेम के सेम है। आप 2023 वाला मॉडल पेपर देख लो और 2024 वाला मॉडल पेपर देख लो, लेकिन आप जब कह रहे हो तो मैं 2024 के मॉडल पेपर से अब करा रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ, मैं 2024 की मॉडल तो खरीद लाया, काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा वो बोझ हल्का हो जाएगा। आपके एक सब्सक्राइब से जो मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूँ वो उनका कवर हो जाएगा। प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। आपके लिए हम इतना करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो दे सकते हैं हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंडों को। एमए सेकेंड ईयर 2024 सीसीएस यूनिवर्सिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस, पेपर कोड है 470। ये सेकंड यूनिट है जिसे अब हम कराने वाले हैं। बुक का नाम है भारतीय प्रशासन, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन। चलिए देखते हैं सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट में हमें संगठन, संवैधानिक मूल्य, प्रशासनिक परंपराएं, राजनीतिक प्रशासन, संस्कृति, ठीक है, ये चीजें हमें सेकंड यूनिट में पढ़नी है। फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन, पॉलिटिको एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, इस यूनिट में हम करने वाले हैं। बड़े बिंदास तरीके से करेंगे। और एक सूचना मैं दे दूं आपको, आप यदि इस पूरे मॉडल पेपर को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए। 2023 में हमने एक ही वीडियो में संपूर्ण मॉडल पेपर कवर करके अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप उसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर लोगे आप, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात, आप जो मॉडल पेपर में थ्योरी दे रखी है उस थ्योरी को आप अवश्य पढ़ें। उस थ्योरी से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपको उस थ्योरी को भी पढ़ना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको थ्योरी जरूर देखनी चाहिए 1-2 बार, और 3-3, 4-4 बार में वीडियो को देख लो, आप अच्छे नंबर ले आओगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, आप पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक जरूर देखें, वीडियो को संपूर्ण देखें, वीडियो को स्किप किए बिना देखें। यदि आप वीडियो को स्किप करोगे तो एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, बिना स्किप किए संपूर्ण वीडियो को देखो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है। भारत में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है या भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारत में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है या भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनता। भारतीय जनता भारतीय संविधान का स्रोत है। भारतीय जनता भारत में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान वचनबद्ध है। संविधान वचनबद्ध है, किससे वचनबद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय सरकार के प्रति संविधान वचनबद्ध है। तो सेकंड का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय सरकार के प्रति। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत में है क्या है? भारत में लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च कानून। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना संविधान का एक अंग होती है। ये सत्य नहीं है। बाकी प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है आपका, प्रस्तावना संविधान का एक अंग होती है। ठीक, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना किसी अधिनियम के प्रति, प्रस्तावना किसी अधिनियम के प्रति मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो इसका किसका कथन है? ये प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव। क्या? न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव का यह कथन है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के प्रति आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया? क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणतंत्र। क्या? गणतंत्र प्रस्तावना का शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया, न्याय के मुख्य लक्ष्य हैं। क्या? आर्थिक यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया, आर्थिक न्याय के मुख्य लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्र है। यानी भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये जान लो आप, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान उन सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है जिन्होंने वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली हो। कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। यानी 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक, महिला हो या पुरुष हो, वो मतदान कर सकता है, उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकहरी नागरिकता। ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सर्वोच्च न्यायालय। क्या? एक सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी ये सभी कौन कौन से? केंद्र की आपातकालीन शक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय संसद के साथ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना, राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो
तो इसका राइट आंसर है यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कौन से कारण ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपूर्ण देश के समान रूप से विकास और प्रगति ने। क्या? संपूर्ण देश के समान रूप से विकास और प्रगति ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमारा संविधान शिक्षण संस्थानों को धार्मिक निर्देश देने से मना नहीं करता। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तावना से क्या लाभ है? प्रस्तावना से क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इससे यानी ये सभी, इससे पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, इससे पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है, इससे संविधान के प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख है, यानी इसमें संविधान के प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख है। ऑप्शन डी राइट आंसर यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई। क्या? कि जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई तब प्रस्तावना को संविधान द्वारा ग्रहण किया गया। 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में किस शब्द समूह को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता। क्या? समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल शासक ने एक कुशल लोक सेवा विकसित की थी? किस मुगल शासक ने एक कुशल लोक सेवा विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर वह मुगल शासक था जिसने एक कुशल लोक सेवा विकसित की। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कानून के शासन की अवधारणा पल्लवित हुई? भारत में कानून के शासन की अवधारणा पल्लवित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल में। कब? ब्रिटिश काल में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली बार जिलाधीश की नियुक्ति किस वर्ष की गई? भारत में पहली बार जिलाधीश की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1772 में भारत में पहली बार जिलाधीश की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोक सेवाओं का पद सोपानात्मक रूप सामने आया? लोक सेवाओं का पद सोपानात्मक रूप सामने आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में लोक सेवाओं का पद सोपानात्मक रूप सामने आया। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश काल। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लोक सेवाओं में ब्रिटिश परंपराओं से प्राप्त है? भारतीय लोक सेवाओं में ब्रिटिश परंपराओं से प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवा काल की सुरक्षा भारतीय लोक सेवाओं में ब्रिटिश परंपराओं से प्राप्त है। 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा, सेवा काल की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीति प्रशासन संस्कृति है? राजनीति प्रशासन संस्कृति है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आधुनिक अवधारणा राजनीति प्रशासन संस्कृति है। आधुनिक अवधारणा राजनीति प्रशासन संस्कृति है। 25 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति पाए जाने वाले अभिमुखन और अभिवृत्तियों का स्वरूप है।
यह कथन है। तो यह कथन मैकाले का है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी मैकाले। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन और शासितों के प्रति पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आनुभाविक आस्था और विश्वास से। आनुभाविक आस्था और विश्वास से लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन और शक्ति के प्रति पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कानून व्यवस्था के पक्षधर हैं। कानून व्यवस्था के पक्षधर हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल्य अभिरुचियां। मूल्य अभिरुचियां कानूनी व्यवस्था के पक्षधर हैं। 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। आपका शेयर करने से कुछ नहीं जाता, प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को एक बार। सभी लोग जितने भी देख रहे हो आप, एक बार वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए 29 की तरफ चलते हैं। राजनीति की शैली, राजनीति की शैली ढंग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक संस्कृति में। राजनीतिक संस्कृति में राजनीति की शैली ढंग सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान द्वारा घोषित मूल्य है। भारतीय संविधान द्वारा घोषित मूल्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता ये भारतीय संविधान द्वारा घोषित मूल्य हैं। तो 30 का ऑप्शन डी यानी ये सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संवैधानिक मूल्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संवैधानिक मूल्यों के संबंध में निम्नलिखित में से विचार, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 3। 1 और 3 मतलब संवैधानिक शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। राइट। तीसरा, संविधान निर्माताओं ने संसदीय सरकार को श्रेष्ठ माना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये अधिकार संविधान के दूसरे भारत यानी ये अधिकार संविधान के दूसरे भाग में प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार संविधान के दूसरे भाग में प्रदान किए गए हैं। तो 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के प्रति कौन सी प्रतिबद्धता उल्लिखित है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के प्रति कौन सी प्रतिबद्धता उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी, यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय ये सभी संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से, मौर्य काल से, गुप्त काल से और मुगल काल से। मौर्य काल से, गुप्त काल से और मुगल काल से। मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, इन सभी से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 35, नौकरशाही की पद सोपानात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप मिला। यानी नौकरशाही की पद सोपानात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप मिला। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए मुगल काल में। तो 35 का राइट आंसर मुगल काल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पर ब्रिटिशकालीन प्रशासन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर ब्रिटिशकालीन प्रशासन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 4, यानी ब्रिटिश काल में एकीकृत राजनीतिक स्वरूप का सूत्रपात नहीं हुआ। तो ऑप्शन इसका डी यानी केवल 4।
यानी 4 पर केवल 4, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में एकीकृत राजनीतिक स्वरूप का सूत्रपात नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल काल साम्राज्य के पतन के बाद, यानी मुगल काल साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभिक चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में कहाँ कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुगल काल के पतन के बाद प्रारंभिक चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्य करना प्रारंभ किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा 37 हो गए ये सभी। अब चलते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रथम पुलिस कानून कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1861 में प्रथम पुलिस कानून पारित हुआ, 1861। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रशासनिक एवं वित्तीय उद्देश्य के लिए सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 40, पॉल एपलबी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत सेवाओं के वर्गीकरण का दोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लचीलापन। पॉल एपलबी के अनुसार भारत में सेवाओं के वर्गीकरण का दोष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। कौन सा अधिनियम है? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। तो ये थे आपके दूसरी यूनिट के क्वेश्चन। एक लास्ट बचा है, तो ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। पॉल एच एपलबी प्रतिवेदन 1953 संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पॉल एच एपलबी प्रतिवेदन 1953 संबंधित है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी तीसरी, केंद्रीय प्रशासन की संरचना, राजनीतिक, प्रशासनिक और सचिवालय। तो ये आगे आपको कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।